फिजिकल केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर आपके पास है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका ऐसा ये टॉपिक है, चैप्टर है जो 12th क्लास में बेसिक का बहुत भयंकर काम करता है। अगर इसको आप किसी भी तरीका से छोड़ दिए तो 12th क्लास में बहुत सारे ऐसे आपका टॉपिक मिलेंगे, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। समझ गए? नहीं तो फिर हमको बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा वहां। अभी देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब हिंदी में होता है परमाणु संरचना, यानी कि परमाणविक संरचना भी बोल सकते हैं, परमाणु संरचना भी बोल सकते हैं। परमाणु संरचना की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है आपको कि परमाणु के संरचना के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, यानी वी स्टडी अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना क्या होता है, बहुत सारे वैज्ञानिक आए और परमाणु का संरचना, परमाणु का स्ट्रक्चर अलग अलग अपने अपने तरीका से एक्सप्लेन करते गए। सबसे पहली बात परमाणु के बारे में आपको बता दें कि परमाणु शब्द का जो प्रयोग है, यानी कि परमाणु से रिलेटेड वर्ड का जो इस्तेमाल किया था, वो महर्षि कणाद से 400 BC में इस वैज्ञानिक ने या इस महंत ने परमाणु शब्द का उपयोग किया। कहने का मतलब कि उस समय इस वैज्ञानिक ने बता दिया था कि जो हमारे परमाणु हैं ये छोटे पार्टिकल होते हैं और इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये अविभाज्य, इसको हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे वैज्ञानिक आए, धीरे धीरे इसको और एक्सप्लेन करते गए। सब वैज्ञानिक का कहना यही था, महर्षि कणाद से लेकर के जितना मतलब कि जॉन डाल्टन तक के वैज्ञानिक आए, सब वैज्ञानिक का यही कहना था कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है आपका कौन, ये परमाणु। परमाणु को हम कभी देख नहीं सकते हैं, इतना छोटा पार्टिकल होता है, यानी कि भूत और परमाणु एक जैसा होता है। समझ गए? भूत को देखने के लिए भगत का आवश्यकता पड़ता है, उसी प्रकार से एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप की मदद ली जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, जरा सा देखिएगा सब लोग, जो आपका थ्योरी में लिखाया गया है उसी के अनुसार ले चलते हैं। कुछ और विशेष बात डायग्राम में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर एटम को डिफाइन किया गया, एटम इज ए मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड एटॉमिया, यानी कि एटम शब्द का जो इंग्लिश में निर्माण किया गया एटम, ये एटम शब्द जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया है। परमाणु को इंग्लिश में कौन बोला था? एटम, जॉन डाल्टन। यानी कि जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु को एटम कहा और उसने बताया कि एटॉमिया एक ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनकटेबल। अनकटेबल यानी अनकटेबल कहने का मतलब कि जिसे हम काट न सकें। अब यही बात है कि परमाणु शब्द यानी एटम शब्द जो आपके पास बने हैं, ये आपका एटॉमिया शब्द से बना है और एटॉमिया शब्द का इंग्लिश में मतलब होता है अनकटेबल, यानी कटने योग्य नहीं। फिर कहा जाता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन नेचर। अगर हम प्रकृति में बात करते हैं तो प्रकृति में इतना छोटा कण होता है कि जिसे हम पार्टिकल, वैसा छोटा पार्टिकल कण को एटम कहेंगे जो आपको नंगे आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देगा। पिछले क्लास में कुछ इससे रिलेटेड बात बताए भी थे कि धूलकण से भी आपका छोटा होता है, यानी आप जो धूल देखते हैं, धूली देखते हैं, उससे भी छोटा ये कण होता है आपका क्या चीज? एटम होते हैं। अब देखा जाए, इट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, यानी एटम को हम नंगे आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। साधारण मनुष्य साधारण आंखों से नहीं इसे देख सकता है, जैसे अभी हम लोग ऐसे देख रहे हैं सब लोग को, तो इस प्रकार से एटम आपको नजर नहीं आएगा। एटम को देखने के लिए एक डिवाइस का उपयोग किया जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्कोप के मदद से जब एटम को देखा जाता है तो एटम का जो आकार है वो 10,000 गुना बड़ा दिखाई देता है, यानी कि इसको मैग्नीफाई कर देता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है इससे। अब कहा जाता है कि अगर आपके पास
की त्रिज्या के बारे में पूछे कि एटम का त्रिज्या क्या होता है, रेडियस ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो देखिए एटॉमिक रेडियस यानी एटम का जो त्रिज्या है ये होता है आपके पास 10 के पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10 के पावर 9 नैनोमीटर। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि 10 के पावर 9 नैनोमीटर के रूप में परमाणु का त्रिज्या उपस्थित होता है। कोई आपसे पूछे कि परमाणु का त्रिज्या कितना होता है, तो 10 के पावर 9 नैनोमीटर। कोई दिक्कत? अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल परमाणु वर्ड वाज यूज्ड महर्षि कनाद इन 400 BC, यानी सर्वप्रथम परमाणु शब्द का उपयोग महर्षि कनाद के द्वारा 400 BC में किया गया था। यानी कि 400 BC कहने का मतलब गौतम बुद्ध जन्मने के पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। उस समय की बात है, हमारे भारत में एक महर्षि कनाद जो पैदा हुए थे, उस वैज्ञानिक ने, उस महर्षि ने बता दिए कि आपका जो परमाणु है ये अविभाज्य होता है और ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु बने हैं ये परमाणु से मिलकर के ही बने हैं। देख, कहा जाता है कि आजकल हम लोग विज्ञान के चक्कर में अपना ज्ञान को छोड़ चुके हैं। जैसे कभी देखे होंगे एक पीलिया नामक बीमारी आया था, समझ गए? तो पीलिया नामक बीमारी का उस समय कोई एंटीडोट नहीं पता चल रहा था, समझ गए? तो अब उस समय क्या किया गया कि महाभारत यानी गीता में जो लिखा हुआ था, कहीं पे कृष्ण भगवान ने लिखे थे कि इस पीलिया नामक बीमारी का हम लोग कैसे निवारण करें, तो गीता से पढ़ करके उस रोग का इलाज किया गया, उसका एंटीडोट बनाया गया था, समझ गए? यानी कि कुछ कुछ बातें जो पिछले किताबों में लिख दिया गया है, पुराण में हम लोग का लिख दिया गया है, गीता में लिख दिया गया है, वो चीज हम लोग को अभी साइंस सिखाता है। पहले अभी देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक आता है क्या चीज, ऑटोमेटिक दरवाजा या ऑटोमेटिक लाइट या ऑटोमेटिक फैन, ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है, फैन चलने लगता है। ये नया टेक्नोलॉजी है हम लोग के लिए। लेकिन कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान उस समय पृथ्वी पर थे, उस समय भी इस प्रकार के टेक्नोलॉजी अवेलेबल था, लेकिन टेक्नोलॉजी का नाम वहां पर क्या चीज था, ज्ञान था, समझ गए? उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, उस समय ज्ञान था, भक्ति था। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे लाइट जलाना होता था, तो क्या होता था कि वहां पे मंत्र का उच्चारण लोग करते थे महर्षि लोग, तो वहां पे अपने आप लाइट जलना शुरू हो जाता था, समझ गए? यानी कि ऑटोमेटिक लाइट वहां पे जल जाता था। तो वही चीज है, पुराने चीजों को नया वर्जन में बदल करके दिखा रहा है, उसी को हम लोग क्या करें, टेक्नोलॉजी। ये सब चीज आपका गीता में लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग उसको नहीं पढ़ करके साइंस की दुनिया में ये सब चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब छोटा छोटा वर्णन है। इसका जो एक्सप्लेनेशन में है आपको गीता में, पुराण में, महाभारत में, ये सब पढ़ोगे, बड़ा बड़ा ग्रंथ रामायण में, ये सभी चीज आपसे रिलेटेड मिल जाएगा। आजकल के देखिएगा लोग मोटिवेशन सीखता है, मोटिवेशन देता है या मोटिवेशन सुनता है, उससे बढ़िया कि घर में भैया रामायण रख लो, महाभारत रख लो, गीता रख लो, पुराण रख लो, ये सब पढ़िए, भागवत गीता का किताब रख लो, उसमें बहुत सारा चीज ऐसा दिया हुआ है जो हमारा नॉलेज से जुड़ा हुआ चीज, समझ गए? अब यहाँ पर देखते हैं, मेनली जॉन डाल्टन वाज डिस्कवर्ड ऑफ एटम। मुख्य रूप से 1803 ईस्वी में एटम शब्द का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, जॉन डाल्टन। और ये जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एटम से रिलेटेड बात बताता है कि एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं कि इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम कभी भी विभाज नहीं कर सकते हैं, यानी विभाज जो नहीं होगा यानी नहीं टूटेगा। ये बात कौन बताया था, आपका जॉन डाल्टन बताया था, महर्षि कनाद से प्रेरित होकर के। लेकिन जब मॉडर्न वैज्ञानिक आए, मॉडर्न साइंटिस्ट आए, तब वहां पर कुछ अलग देखने को मिलने लगा कि जब ये मॉडर्न वैज्ञानिक लोग आते हैं तो वहां पर पता चलता है कि भैया ये तो एटम को भी तोड़ चुका है 3 मौलिक कण में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु को हम तोड़ सकते हैं किस किस फंडामेंटल पार्टिकल में, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इससे बात पता चला कि हमारा जो परमाणु होते हैं
वो 3 मौलिक कण से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। संसार में जितना भी वस्तु है सभी में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन एक अपवाद होता है एलिमेंट आपका हाइड्रोजन, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन आपका नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन की उपस्थिति आपका हाइड्रोजन में नहीं होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर केमिस्ट्री दुनिया में हम लोग जब एंट्री किए, केमिस्ट्री में एटम पढ़ाना था बच्चों लोग को, तो क्या बताया गया कि अलोन एलिमेंट इज नोन एज एटम, यानी अकेला जो तत्व होता है उस तत्व को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी कि हमारे पास वैसे रासायनिक अभिक्रिया में वैसा पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में वैसा पदार्थ जो अकेला हो और किसी दूसरे पार्टिकल से अभिक्रिया करने के लिए सोचे तो उस पार्टिकल को हम एटम कह देते हैं जो अकेला होता है। अब यहाँ पर देखिए, एटम इतना क्रियाशील होता है, इतना रिएक्टिव होते हैं एटम्स कि एटम्स आपका अकेले रह ही नहीं सकता है। एटम हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहता है, किसी न किसी के साथ, वो मॉलिक्यूल के साथ रह जाए या कोई कंपाउंड के साथ रह जाए, उसी में आपका एटम सम्मिलित रूप से रहते हैं, यानी कि संयुक्त अवस्था में आपका परमाणु रहता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि एटम इज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, यही बात को यहाँ पर दूसरा तरीका से लिख दिए कि एटम जो आपके पास होते हैं ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि जब इसको आप अकेले रखोगे, जैसे मान लो आप जानते हो कि अगर आपके पास पोटेशियम है, ठीक है, तो आप जानते हो कि पोटेशियम को हम लोग क्या चीज में रखते हैं, किरासन तेल या पेट्रोल में रखते हैं। फिर कहा जाता है कि आपके पास जो सोडियम होता है उसको किरासन तेल में रखते हैं, पोटेशियम को हम लोग किस में रखते हैं, पेट्रोल में, क्योंकि पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है सोडियम के अपेक्षा। सोडियम कम क्रियाशील होता है पोटेशियम के अपेक्षा। अब समझना, पोटेशियम अधिक क्रियाशील है इसीलिए उसको हम क्या चीज में रखे हुए हैं, पेट्रोल में। सोडियम पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील है इसलिए उसको हम रखे हैं किरासन तेल में। इससे बात पता चलता है कि हमारा जो पोटेशियम एटम है, जैसे ही उसको हम फ्री स्टेट में लाना चाहते हैं, यानी पोटेशियम परमाणु को फ्री स्टेट में लाएंगे आपका पेट्रोल से बाहर निकाल करके, तो देखिएगा कि उसमें तुरंत आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है ना। इसका मतलब है कि जितने भी एटम्स होते हैं वो सुरक्षित कब होते हैं, जब वो किसी मॉलिक्यूल के साथ या कंपाउंड के साथ या किसी संयुक्त अवस्था में पदार्थ के साथ घुलित रहते हैं, जुड़ा हुआ रहते हैं। सोडियम के साथ वही होता है, जब तक किरासन तेल में आप सोडियम को रखे हैं जब तक आपका सोडियम सुरक्षित रहता है, लेकिन सोडियम जैसे ही अकेले रहने के लिए सोचता है कि भैया हम किरासन तेल के साथ नहीं रहेंगे, वैसे ही हवा में आता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो जलना शुरू कर देता है। समझ गए? अब देखिए, इफ बी सीन बाय इलेक्ट्रोस्कोप ऑफ एटम, यानी कि यदि हम परमाणु को इलेक्ट्रोस्कोप के मदद से देखें तो इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग हम लोग एटम को देखने में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखने में यूज करते हैं। इसका एटम का आकार 10,000 गुना बड़ा दिखाई देता है। जिस प्रकार से हम लोग माइक्रो जीव को, यानी छोटा जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप अलग होता है, इलेक्ट्रोस्कोप अलग होता है। माइक्रोस्कोप से हम लोग सूक्ष्म जीव को देखते हैं, जो हमारे पास वायरस वगैरह होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा एटम से रिलेटेड जानकारी स्टडी करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जब आप इलेक्ट्रोस्कोप से एटम को देखते हैं तो उसका आकार कैसा दिखाई देता है। तो जब आप इलेक्ट्रोस्कोप से एटम को देखते हैं तो उसका आकार स्फेरिकल या अंडाकार या नारंगी की तरह दिखाई देता है। फिर कहा गया आपके पास
कि एटम जो होते हैं ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि जितने भी आपके पास एटम्स अवेलेबल होते हैं उस सभी एटम्स में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। अब यही चीज यहाँ पर आपको हम एक्सप्लेन करके डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। कहा जाता है बाबू कि हाउ मेनी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, यानी परमाणु का कितने मौलिक कण होते हैं। तब परमाणु के पास 3 मौलिक कण होता है। There are mainly 3 fundamental particle of atom, यानी मुख्य रूप से परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, जिसका नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का संकेत ई निगेटिव होता है। हमेशा ध्यान देना कि इस प्रकार के सिंबल में हम लोग कैपिटल लेटर नहीं बल्कि स्मॉल लेटर यूज करते हैं, समझ गए। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और इलेक्ट्रॉन का अगर हम मास की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, तो समझ लो कि कुछ नहीं होता। 9.11 यानी 11 गुने 10 के पावर -31 केजी। जब -31 केजी हिल गया जी तो समझ सकता है कि पता चलेगा नहीं। फिर भी एगो होता नहीं है कि थुथुलॉजी विज्ञान चल रहा था वजह पर, समझ गया कि नहीं हो पूछे तैयो और से निष्कर्ष निकाल रहा था। वही चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इतनी को समाने और से पहुंची निकाल रहा है, समझ गया। अब यहाँ पर आपके पास आया है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? NGO, यानी कि N से डिनोट किया जाता है, स्मॉल n से। इस पर यहाँ पर लिख दिया जाता है 0, इसका चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर में माइनस लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन को आवेश को ये डिफाइन करता है। और प्रोटॉन के ऊपर में प्लस जो चार्ज है ये प्रोटॉन का चार्ज को डिफाइन करता है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किए और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया। अब कहा जाता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुने 10 के पावर -27 केजी होता है। न्यूट्रॉन का होता है 1.67 गुने 10 के पावर -27 केजी और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 गुने 10 के पावर -21 केजी। अब यहाँ पर चार्ज कूलाम में दिया हुआ है। इसका मतलब साफ साफ है कि आपका जो आवेश का होता है मात्रा को कूलाम में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। इसका होता है 0 कूलाम न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 × 10 के पावर -19 केल्विन। कोई दिक्कत? ये था आपका डायग्राम, जिसमें आगे इसमें आपको बहुत ज्यादा काम मिलेगा। ये सब जनरल कंपटीशन में आपको काम देगा, समझ गए। पूछ देता है भैया कि प्रोटॉन का खोज कौन बौराहा वैज्ञानिक किए थे, तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। कहीं कहीं गोल्डस्टीन नहीं दिया रहेगा तो रदरफोर्ड ऑप्शन में रहेगा, तो उस रदरफोर्ड को मारना है। अगर रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों दे रहे हैं तो मुख्य रूप से गोल्डस्टीन को मारेंगे, समझ गए। क्योंकि रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने नाभिक का खोज किया था, प्रोटॉन के बारे में बहुत कुछ बताया था, गोल्डस्टीन से बहुत कुछ ज्यादा बात बताया था, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत प्रोटॉन के रूप में किसको दिया जाता है? गोल्डस्टीन को। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं जरा सा ये तीनों को डायग्राम में देखते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम ऑफ एटम, देखिए बात, डायग्राम ऑफ एन एटम। परमाणु का संरचना या आकार जिसको बोलते
देखिए कहा जाता है आपके पास कि आपके पास भैया ये एटम है। एटम को जब आप इलेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो इलेक्ट्रोस्कोप से देखने के बाद सूरज देखो इलेक्ट्रोस्कोप से अगर एटम को देखते हैं तो उसका आकार कितना बड़ा दिखाई देता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अब देखिए कहा जाता है भैया ये गोलका है जो एटम है, गोलका है जो क्या है एटम है। गोलका के जो बीचवा में रहता है इसे इसको बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसको कहा जाता है क्या चीज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोला जाता है, यानी परमाणु के एटम के बीचों बीच में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो मॉलिक्यूल उपस्थित होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, गौर से सुनो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जहां पर उपस्थित होता है उसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक का खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया है। अब कहा जाता है कि एटम का ये सब जो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे गोलका गोलका, ये सब आपका होता है ऑर्बिट, जिसको हम कक्षा बोलते हैं। तो कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन होता है, समझ गए? तो यहाँ पर आपका क्या चीज होता है, यानी कि ये आपका बाहरी कक्षा जो है, यानी कि लास्ट ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ऑर्बिट में क्या चीज की उपस्थिति होती है, इलेक्ट्रॉन। बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है ये मूव करते रहता है, घूमते रहता है, लेकिन ये बात गलत है। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मूव करता है, समझ गए? ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। चलिए हो गया। बात वही वाला है कि पहले कोई लड़की सानिया मिर्जा थी, कुछ दिन के बाद दीदी बन गई भारत के लिए, अब पाकिस्तान के भौजी बन गई। लड़कियां कोई न जी, तो यहाँ दीदी थी वहाँ कौन बन गई, भौजी। तो यही बात तेरा में होता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज घूमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एटम से रिलेटेड बातचीत कि एटम किसे कहते हैं, एटम कितने पदार्थ कितने प्रकार के मौलिक कण से मिलकर के बने होते हैं। ये सब चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि एटम्स के बारे में पिछले क्लास बताए थे कि परमाणु बहुत ही सूक्ष्मतम कण होता है जिसे हम नंगे आंखों को द्वारा देख नहीं सकते। फिर भी एटम जब आधुनिक वैज्ञानिक आते हैं तो एटम के अंदर में 3 छोटे छोटे मौलिक कण को दर्शा देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ है तो इस इलेक्ट्रॉन में अभी चलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपका यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड आपका फंडामेंटल पार्टिकल शुरू होगा प्रोटॉन, उसमें भी आपका इंट्रोडक्शन चलेगा प्रोटॉन का, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, फिर आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन और यूजेज ऑफ प्रोटॉन। ये सब चलेंगे, पूरा इतना डीपली पढ़ना है, जो कि 9th क्लास में नॉर्मल ये सब चीज पढ़ा दिया जाता है आप लोगों को बेसिक के रूप में। वही बेसिक यहाँ पर जो आपका जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन साइंस से पूछता है, चाहे तो आप CGL का एग्जाम दोगे, बैंक का एग्जाम दोगे, रेलवे का एग्जाम दोगे, वो सब में इस यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछता है, ना कि वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका डीपली क्वेश्चन पूछता है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, तो आपको जरा सा ध्यान देना होगा और ध्यान देकर के इसको पढ़ना होगा, ये हमेशा आपको काम में आएगा। देखिए बाबू, सबसे पहली बात अगर हम इलेक्ट्रॉन की करते हैं तो इलेक्ट्रॉन खुद एक इमिशन पार्टिकल होता है। इमिशन पार्टिकल कहने का मतलब कि इसके पास क्षमता होता है मूव करने का, इसका जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। अब यहाँ पर कहा है सबसे पहला पॉइंट
कि इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक प्रकार का मौलिक कण होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन मौलिक कण है। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? तो ई, बस ई होते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश किस रूप में होते हैं? निगेटिव के रूप में। कहीं कहीं सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको ई निगेटिव भी साथ में मिला के दे देता है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट हम ई से कर रहे हैं और इसके ऊपर में जो साइन माइनस का लगा हुआ है ये चार्ज को डिफाइन करता है। समझ गए? अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किस वैज्ञानिक ने किए? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में खोज किया था। यानी हमारा जन्म से 100 साल, यानी 100 साल पूर्व इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। मान लो कि 1997 में प्रिंस बंसल का जन्म हुआ, तो ये 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। किसके द्वारा? ये जे थॉमसन के द्वारा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पार्टिकल ऑफ एटम। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको हम लोग मूविंग पार्टिकल कहते हैं, यानी कि घूमने वाला एक कण होता है, चलने वाला ये कण होते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास कह रहा है कि ईट है चार्ज, इसके पास चार्ज जो उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन के पास कूलाम के रूप में, वो कहा जाता है कि कितना कूलाम के रूप में इसमें उपस्थित आपका चार्ज होता है? -1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलाम। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होते हैं। फिर कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होते हैं ये 9.10933837 गुने 10 के पावर -31 kg होता है। इसको हम लोग ऐसे भी याद करते हैं 9.10 गुने 10 के पावर -31 kg शॉर्टकट में। इससे भी शॉर्टकट चलना है तो इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान कहे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो 9.10 या 9 मोबाइल नंबर गुने 10 के पावर -31 kg होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये जब एक साथ चलता है, इलेक्ट्रॉन जब एक साथ एक लेयर में चलता है तो ये एक प्रकार का कैथोड किरण का निर्माण करता है, जो कि आगे हम बताएंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कि कैथोड रे के कारण ही इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कौन? आपका ये इलेक्ट्रॉन और ये कैथोड। कैथोड रे का खोज विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कैथोड किरण का खोज विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अब देखा जाए, इलेक्ट्रॉन इज एग्जिस्ट इन आउटर सेल ऑफ एटम। परमाणु जो हमारे पास होते हैं, मान लिया जाए, सपोज दैट, ऐसे एज्यूम करना, यहां पे हमारे पास ऐसे एटम बना हुआ है, एकदम एज्यूम कीजिएगा अपने माइंड में। ये हमारा एटम बना हुआ है, बीच में होता है न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस होते हैं, इस न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। यानी इस एटम के अंदर में जो बीच वाला भाग होता है, एटम के बीचों बीच भाग होता है, उसको हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर में दो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पूरा एटम का जो भार है वो डिपेंड किस पे करता है? ये आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके ही किसी एटम का परमाणु द्रव्यमान बनाता है। यानी परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास बनाने हेतु हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का उपयोग करते हैं। यानी कि किसी भी एटम का जब एटॉमिक मास हम निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं,
तो उसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास आउटर मोस्ट सेल होते हैं बाहरी कक्षा में, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको हम आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, यानी बाहरी कक्षा बोल सकते हैं या लास्ट ऑर्बिट बोल सकते हैं। तो लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो K L M N के रूप में 2, 8, 8, 18, 32, 50, 72 के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड अपॉन चार्ज ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये डिपेंड करता है किसी आयन पर, यानी कि किसी एटम के ऊपर अगर चार्ज दिया हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का घटोत्तरी या बढ़ोतरी होगा। समझ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है या तो घट सकता है। आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन कहने का मतलब आयन किसे कहते हैं, तो आयन के बारे में आप लोग को पता होगा कि जब किसी एटम पर प्लस या माइनस आवेश आ जाता है या लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। यानी आयन जो हमारे पास होते हैं दो प्रकार के, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन पे प्लस का साइन रहता है और निगेटिव आयन पे माइनस का साइन रहता है। तो वही चीज यहाँ पे बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये डिपेंड करता है किस पे, चार्ज पे। किसी भी एटम का जो चार्ज दिया हुआ रहता है उस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कैसे निकलेंगे, जो कि यहाँ पे आपको कुछ बात बताए हैं, देखिएगा। इलेक्ट्रॉन इज रैंडमली मूव इन एटम। अगर किसी एटम की बात करें तो एटम में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो रैंडमली मूव करता है, यानी जैसे तैसे मूव करता है। समझ गए, कहीं कहीं बुक में स्ट्रेट भी देता है कि स्ट्रेट मूव करता है, लेकिन वो पाथ पे निर्भर करता है कि आपका पाथ कैसा है। जैसे मान लिया जाए कि हमारा लोहा का एक पतला छड़ है, समझ गए, तो पतला छड़ कहने का मतलब कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा। लेकिन अगर मान लिया जाए लोहा का एक बना हुआ आपके पास चदरा है, प्लेट है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ये कोई नियम नहीं है। जैसे लाइन यहाँ पे टच किए, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मान लो कि चादर में दिए, अब ये लोहा का जो चदरा है इसमें दिए तो कहेंगे यहाँ तो भी करंट पहुंचे में टाइम न लगेगा, वो तो सीधी रेखा में चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, रैंडमली मूव करके वहां तक इलेक्ट्रॉन हमारा पहुंच जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका रैंडमली भी मूव कर सकता है और स्ट्रेट वे में भी मूव कर सकता है। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। किसी भी परमाणु में किसी भी एटम में अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। किसी भी एटम यानी न्यूट्रल एटम आपके पास है, उस पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो किसी भी प्रकार का अगर चार्ज ना रहे तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं कि एटॉमिक नंबर के बराबर आपका इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये बात हम पिछले क्लास में भी समझाए थे। अब देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड अपॉन चार्ज ऑफ एटम या आयन। वही चीज है, किसी भी एटम का जो चार्ज होता है उस पे आपका डिपेंड कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं। जैसे देख लो, जैसे कोई आपके पास पॉजिटिव आयन दिया हुआ है A+, यानी कोई पॉजिटिव आयन है, इस पॉजिटिव आयन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, तो आप क्या करिएगा, जो एटम आपके पास दिए रहेंगे उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख देंगे, उसमें माइनस क्या कर देना होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। जितना पॉजिटिव आयन की संख्या दिया हुआ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर कहा जाता है कि निगेटिव आयन अगर आपके पास दिया हुआ हो तो निगेटिव आयन में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो उस एटम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या प्लस नंबर ऑफ निगेटिव आयन, यानी प्लस रहे तो माइनस कर देना है और माइनस रहे तो प्लस कर देना है चार्ज को। कोई दिक्कत? ये इसको कल हम लोग थ्योरी में नहीं बल्कि ऐसे ही डायग्राम से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझे थे। अभी जरा देखते हैं कुछ आगे वाला पॉइंट। देखिए, यहां पर आपके पास बता रहा है क्या चीज,
पढ़ो कथा। जिसको जा रहा है जा यहाँ पे देख लो, पढ़ता है चुपचाप। देखिए आपके पास न्यूट्रल एटम मान लिया जाए पोटेशियम है, पोटेशियम आपके पास न्यूट्रल एटम है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। अब यहां पे समझिएगा कि न्यूट्रल एटम है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना के बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या के बराबर। तो बताइए पोटेशियम में परमाणु संख्या कितना है? 19, यानी कि पोटेशियम का कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 19। कोई दिक्कत? अगर मान लिया जाए आपके पास K+ दिया हुआ है तो यहाँ पे आपके पास ये पोटेशियम पॉजिटिव आयन के रूप में है, पोटेशियम पॉजिटिव आयन के रूप में। इसमें हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। बताइए एटॉमिक नंबर कितना है? 19। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन 1, यानी 1 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लिया जाए आपके पास O-2 होता है, यहां पे आपके पास ऑक्सीजन निगेटिव आयन है, ऑक्सीजन निगेटिव आयन है। तो बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर प्लस माइनस दिया हुआ है तो प्लस नंबर ऑफ निगेटिव आयन। अब बताइए एटॉमिक नंबर कितना है? 8 प्लस 2 बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लिया जाए आपके पास कह दे कि SO4-2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो SO4-2 अगर आपके पास दिया हुआ है SO4-2, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या SO4-2 में क्या होगा? तो देखिए ये जो हमारे पास हैं इसको हम सल्फेट निगेटिव आयन कहते हैं, सल्फेट निगेटिव आयन कहते हैं। इसमें क्या होता है? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? जब सल्फर को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपके पास 6 आ जाएगा। सल्फर की संख्या कितना है? 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं। 6 मल्टीप्लाई 4, बताइए यहां पर कितना आ जाएगा? 6 + 24, यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन? 30 इलेक्ट्रॉन। ये जो 30 इलेक्ट्रॉन आया है इसको E हो जाता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या निकल गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि SO4 का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब SO4 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 30 आया ना, तो यहां पर क्या करते हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ निगेटिव आयन, अब बताइए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 30 प्लस -2 कहने का मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज 2 ना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 32 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए जल्दी नोट कीजिए तो इसको। माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? फ्लोरीन माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? CO3, SO4 लिखवाई दिए। OH माइनस में हाइड्रा ऑक्साइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। हाँ, Cr2O7-2, CO3 है, चलो CO2 दे दिया। Cl फ्लोरीन निगेटिव,
OH माइनस